कैसे हैं आप सभी और कैसी आज की सुबह। एक नई शुरुआत की तरफ हम बढ़ते हैं, एक नए कम्प्रिहेंसिव अप्रोच की तरफ हम बढ़ते हैं और आप सभी का मैं स्वागत करता हूं सभी ओजांकियंस का इस मंच पर, ओजांका इस एकेडमी के। और मैं उम्मीद करता हूं कि हमारा सफ़र बहुत ही खूबसूरत होगा, बहुत ही एनर्जेटिक होगा और सबसे बड़ी बात बहुत क्रिएटिव होगा। ये तीनों चीज़ें बिल्कुल ही अलग होती हैं, ठीक है। क्रिएटिविटी हमेशा आपको प्रेरित करती है कुछ नया करने के लिए। बिना क्रिएटिविटी के जो इनोवेशन होता है वो कभी भी आगे नहीं आता। और इनोवेशन हमेशा जो होता है वो भीड़ में रास्ता ढूंढता है। इनोवेशन क्या करता है? भीड़ में रास्ता ढूंढता है, अपनी जगह बनाता है। इनोवेशन होता है जैसे मान लीजिए अभी क्या है, अगर मैं आज की डेट में आपसे एक छोटा सा एग्जांपल लूं कि जो हमारी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आ रही हैं, बैटरी ऑपरेटेड है, टेस्ला, ये इनोवेशन है, राइट। इनोवेशन मतलब सभी डीजल गाड़ियां, पेट्रोल गाड़ियां, पुराना मॉडल, नया मॉडल और अच्छा मॉडल, उससे अच्छा मॉडल। बट एक इनोवेशन हमें क्रिएट करना, वहां पर उसने एक नया स्ट्रीम क्रिएट किया। अब मैं इसकी बात क्यों कर रहा हूं, इनोवेशन इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि यहां पर जो सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट आता है, आपको भीड़ के साथ टकराना है। 13 लाख लोग यूपीएससी का फॉर्म भर रहे हैं, लगभग 30 लाख लोग बैकहैंड में प्रिपरेशन कर रहे हैं या ड्रीम देख रहे हैं केवल 700-800 सीट्स के लिए, ठीक है। तो रेशियो लगाइए कि 30 लाख लोग ड्रीम कर रहे हैं, कुछ लोग उसमें तैयारी में उतरते हैं, कुछ नहीं उतरते हैं, कुछ अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं, कुछ अगले साल देंगे, उसके अगले साल देंगे, ठीक है, 3 साल बाद देंगे। बट वो उस पूरी जो ड्रीम कम्युनिटी उसका हिस्सा बन गए हैं। अब उसमें से 13 लाख लोग डायरेक्टली फॉर्म भर रहे हैं, अब उसमें से आपको अपनी जगह बनानी है। तो क्या लगता है कि उस परंपरागत तरीके से जैसे सब पढ़ रहे हैं हम भी पढ़ेंगे तो हमारा सिलेक्शन 24 घंटे सबके पास है, आपके पास भी, आपके कॉम्पिटिटर के पास भी है, सेम बुक्स, वही एनसीईआरटी, वही जो है वो बिपिन चंद्रा, सारी किताबें। बट क्या चीज है जो आपको इस भीड़ से निकाल कर आपके सपनों की दुनिया लबासना का गेट खोलेगी? और मेरा मानना है क्रिएटिविटी एंड जो हमारा इनोवेशन है उसके साथ जो हमारा एक फुलफिल ऑफ इमोशन है वो जब हम जुड़ जाता है तो हम अपने रास्ते खोल लेते हैं। तो इनोवेशन यानी नवाचार जो है वो आपको लेकर आएगा। और ओजांका आईएएस एकेडमी हमेशा अपने नवाचार के लिए जानी जाती है, अपने इनोवेशन के लिए जानी जाती है, जो बियॉन्ड द लाइन जिसे कहते हैं या आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग कहते हैं, हम उसके लिए जाने जाते हैं। तो स्वागत है आप सभी का इस मंच पर और हम स्वागत करते हैं आपका इस कॉन्सेप्टर बैच में। और इस कॉन्सेप्टर बैच में एक नई परंपराओं का हम शुरुआत भी करेंगे। साथ ही साथ मेरे बहुत से ओजांकियंस हैं जो कॉन्सेप्टर बैच, आपको पता है कि मेरे बहुत ही दिल के करीब एक बैच होता है जहां पर मैं दोनों चीज़ों को एक साथ लेकर चलता हूं, स्किल्स प्लस जो हमारी एजुकेशन है, जो हमारा सिलेबस है, उसके साथ हम चलते हैं, राइट दोस्तों। चलिए, तो अब हम लोग जो है वो नई नई चीज़ों के बारे में जानते हैं। अब जैसे मैं यहां से एक छोटा सा एग्जाम्पल लेता हूं, ये आखिर इस कॉन्सेप्टर बैच की नीड क्यों पड़ी? मैं एक छोटा सा, बहुत से बच्चे बाद में जुड़े और उनसे मैं बात नहीं कर पाया, तो उनसे मैं पूछूंगा आखिर इस कॉन्सेप्टर बैच की हमें नीड क्यों पड़ी। एक छोटा सा सेगमेंट लेते हैं। मैंने कहा कि ये अपने आप में देश का सबसे इनोवेटिव बैच है जहां हम स्किल और एजुकेशन यानी सिलेबस दोनों को साथ लेके चलेंगे। सवाल है कि हम किसी भी कोचिंग में जब जाते हैं तो हम एक उम्मीद करते हैं कि हमें हमारा सिलेबस पूरा करा दिया जाए, हमारा जो काम है, ठीक है, वो हमारा पूरा करा दिया जाए, ठीक है। ये बहुत ही आपकी एक सोच है और ये मेरे ख्याल से अच्छी सोच है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट वाई स्किल, मैं इतना इस पे स्पेशली जो फोकस क्यों करता हूं? सबसे बड़ी बात, मुझे ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स टीचिंग के लिए, करंट अफेयर्स टीचिंग के लिए जाना जाता है। मेरी जो पूरी इंडिया में एक प्रसिद्धि है वो ज्योग्राफी और करंट अफेयर्स के एक बड़े डोमेन के लिए मुझे जाना जाता है। पर सवाल है कि इसमें मैं स्किल्स की बात क्यों कर रहा हूं? क्योंकि मैं टीचर के साथ साथ एक एनएलपी ट्रेनर भी हूं। मेरी हमेशा एक इमेज देखना, मैं एनएलपी ट्रेनर हूं, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, जिसमें हम हमारी एजुकेशन सिस्टम में इसको बड़ा इंपॉर्टेंट नहीं माना जाता, पर सिंगापुर, चाइना यूनिवर्सिटी, ऑक्सफोर्ड, प्रिंसटन, दुनिया भर की टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटीज जो है, टॉप मोस्ट जो हमारे कॉलेजेस हैं, वो न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग यानी ब्रेन की प्रोग्रामिंग पर बहुत फोकस करते हैं, क्योंकि सारी चीज तो इसी को पढ़ना है, ठीक है। तो ये स्किल्स जो होती हैं वो एनएलपी के साथ अटैच हो जाती हैं, स्किल्स न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग के साथ। और मैं एक न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामर हूं, एक ट्रेनर हूं, जो आपके ब्रेन, आपके व्यक्तित्व, आपकी जो पर्सनालिटी है उसको बहुत अच्छी तरह समझता हूं। आपके दिमाग में क्या भाव आ रहे हैं, जब आप राइटिंग कर रहे हैं तो आप जब टाइप करते हैं या मुझे जब मैसेज करते हैं तो उसके पीछे का भाव समझ में आ जाता है। और एनएलपी ट्रेनर में कई लोग मुझे कहते हैं, बहुत कॉमन, चूंकि हमारे यहाँ इंडिया में क्या है कि हम बहुत कॉमन टर्म्स में बात करते हैं। कई बच्चों ने कहा आप अच्छा मोटिवेट करते हैं, बहुत अच्छे मोटिवेटर। आई एम नॉट मोटिवेटर, मैं देवन से कह रहा हूं, आई एम नॉट अ मोटिवेटर।
मोटिवेटर का मतलब होता है मैं तुमसे कहूंगा ये कर लो, वो कर लो, बेटा अच्छे से मेहनत करो, सपनों की दुनिया पालोगे, फलाना ढिकाना दुनिया भर का। बट नहीं, अगर आप मुझे जानते हैं, मेरी वीडियोस को देखते हैं, तो आपको पता है कि मैं हमेशा जब भी आपकी किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेकर आता हूं तो उसके पीछे आपको मैथोलॉजी बताता हूं, तरीके बताता हूं कि ठीक है हमें याद करना है, लेकिन याद करने का तरीका ये होगा। बेटा बुक पढ़ने से तुम्हारा सिलेक्शन होगा, नहीं, बुक पढ़ने का तरीका ये होगा, और इसमें से भी इतने तरीके हैं, अपनी पर्सनालिटी के हिसाब से कोई भी एक तरीका चुन लो। बेटा समय का पालन करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, ऐसे बन जाओगे, वैसे बन जाओगे, नहीं। समय को पालन करने का, टाइम मैनेजमेंट का मेथड क्या होगा, डायरी कैसे मेंटेन करनी है, ग्राफ कैसे मेंटेन करना है, वो तरीका मैंने आपको बताया। बेटा नोट्स बनाना टॉपर्स की बड़ी खास बात होती है, तो ये मोटिवेटर हो गया, जिसने बताया बेटा ये करना चाहिए, शुड हमेशा करता रहा। नहीं, नोट्स बनाने का तरीका, LWMI, थॉट मैपिंग, माइंड मैपिंग और स्पाइडर मैपिंग क्या क्या होती है, ये सारे तरीके आपको सिखाता जाता हूं। यानी आपको वो चीज क्या करना चाहिए, तो आपको पूरी दुनिया आपको ज्ञान दे रही है, कैसे करना चाहिए ये यहां पर मैं बात करता हूं। इसी को NLP ट्रेनर कहते हैं, वो जो आपकी ब्रेन फ्रीक्वेंसी के हिसाब से आपको चीजें सिखा सके, राइट। तो अगर आपने देखा होगा कि मैं बहुत हमेशा इंस्ट्रूमेंट्स के साथ आता हूं और बहुत रिसर्च के साथ आता हूं। मैंने कहा आपका सर मेरा कंसंट्रेशन नहीं बन रहा है, ठीक है, अगर कंसंट्रेशन नहीं बन रहा तो आप पढ़ाई नहीं कर पाओगे। जब आप धीरे धीरे प्रेशर बढ़ेगा 8, 10, 11 घंटे, तो आपका दिमाग उड़ जाएगा, आप नहीं कर पाओगे। लेकिन कंसंट्रेट करने के लिए तरीका मैं आपको या तो हिमालय भेज दूं, आपको करना चाहिए, नहीं, मैंने नंबर मेथड बताया कि कितने इजीली तरीके से आप अपने ब्रेन को क्या कर सकते हो, प्रोग्राम कर सकते हो। तो स्किल इज ऑल अबाउट, समझना होगा तुम्हें कि ये क्या चीज है, ठीक है। तो स्किल इज ऑल अबाउट कि मुझे कंपटीशन, मैंने कहा ना स्किल और इनोवेशन, अभी जो मैंने वर्ड यूज किया, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सेगमेंट होता है, कई लोग इसको नहीं समझ पाते। इनोवेशन हमेशा भीड़ में रास्ता खोजती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आप लोग भी इतने जानकार हैं, आजकल तमाम जो है यूथ अभी कॉलेज से निकलकर, आजकल आपने स्टार्टअप का नाम सुना होगा, नए नए स्टार्टअप लेकर आ रहे हैं। अब आप देखिए जोमेटो का मालिक, अभी आपने देखा कि उसने अपना IPO निकाला और देश की सबसे मूल्यवान कंपनियों में से एक बनने जा रही है। उसका मालिक कोई बहुत अधेड़ आदमी नहीं है, ठीक है, जो उसका को फाउंडर है। ये सभी क्या है, ये सभी इनोवेटर्स हैं। ओला का मालिक, अभी आपने देखा, माना जा रहा है कि ओला के जो स्कूटर्स आ रहे हैं वो पूरे जो है वर्ल्ड मार्केट को, इलेक्ट्रिक स्कूटर मार्केट को चेंज करके रख देंगे। भारत की सबसे बड़ी फैक्ट्री वो लोग जो है वो स्टैब्लिश कर रहे हैं। ये सब जो है वो बहुत ही बूढ़े लोग नहीं है, इनके बाप दादा नहीं, ये सब इनोवेटर्स हैं। ये सभी क्या है, ये हमेशा लीक से हटकर सोचते हैं। किसने सोचा था कि भारत में जो है वो खाना आपके घर तक आ जाएगा एक ऐप पे बोलने से, ठीक है, या इलेक्ट्रिक मार्केट इतनी बड़ी हो जाएगी, कैब आपके दरवाजे पे खड़ी होगी, आप कभी भी उसको जो है ट्रैक कर सकते हैं, अपने पेरेंट्स को लोकेशन भेज सकते हैं कि रात में भी जा रहे हैं तो आपको खतरा नहीं है, ठीक है, या ऑटो को हाथ नहीं देना है। तो ये क्या है, दिस इज नोन एज इनोवेशन। और इनोवेशन ने क्या किया, ये बहुत ही कम उम्र के जो है वो लड़के लड़कियां, और इन्होंने अपनी एक बहुत बड़ी जो है वो वर्थ क्रिएट कर दी है। इनोवेशन हमेशा भीड़ में रास्ता खोजने का तरीका होता है। और आप जानते हैं कि आपके पास, आपके सामने जो, अगर आप ट्रू ओजांकियन है, अगर आप ओजांग की वैल्यू में विश्वास करते हो, तो आपको ये बात बहुत अच्छी तरह पता होगी कि इतनी ज्यादा भीड़ है इस एक सीट के लिए। मैंने कहा ना, लगभग 1300 में से एक स्टूडेंट का सिलेक्शन होता है। ये बात कोई भी आपको बता देगा, कोई भी आपको बता देगा। लेकिन सवाल है कि मेरा वो एक स्टूडेंट कैसे इन 1299 लोगों को पिछाड़ेगा। ओजांग IAS एकेडमी इसके बारे में बात करती है, ठीक है। हमें बता, बहुत टफ एग्जाम है बेटा, खूब मन लगा के पढ़ो, 1300 लोग एग्जाम दे रहे हैं, उसमें एक बच्चे का सिलेक्शन होगा। पर सवाल है कि ओजांग की यहां मैथोलॉजी बताता है कि 1299 लोगों को पीछे कैसे करोगे, राइट, पीछे कैसे करोगे। बट यहां एक प्रॉब्लम भी है। इस बैच को शुरू करने के पीछे फाउंडेशन और कॉन्सेप्टर में क्या अंतर है। जब हम बात करते हैं, अगर आपका एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, हमारा जो दिमाग है, आपके दिमाग को मैं आपसे ज्यादा बेहतर समझता हूं, राइट। इस बात पे भरोसा करना सीख लो कि ज्योग्राफी मुझे कितनी आती है तो आप डिफाइन करोगे, लेकिन NLP में आपके ब्रेन को मुझे बहुत अच्छी तरह समझना आता है, आपके बिहेवियर को बहुत अच्छी तरह समझना आता है। मुझे एक बात बताओ, तुम जिस बिस्तर पे सोते हो, अगर मैं उस बिस्तर को चेंज कर दूं तो आपको नींद नहीं आएगी। आप कभी करके देखना, जिस पर आप, जिस कमरे में, जिस बिस्तर पे सोने की आदत, अगर वो चेंज कर दिया जाए कमरा और बिस्तर, तो आपको रात भर नींद नहीं आती, आप करवटें बदलते रहते हो, ठीक है। एडजस्ट होने में टाइम लगता है। यानी हमारा जो मन है, हमारा जो सबकॉन्शियस है और कॉन्शियस है, ये दोनों परिवर्तन को तुरंत एक्सेप्ट नहीं करता है, राइट, परिवर्तन को तुरंत। अब मैं तुमसे तुम्हारी जो पढ़ने की तरीके रहे हैं, वही नोट्स बनाने का तरीका, वही बुक को रटने का तरीका, वही जो है फैक्ट पे फोकस करना, नौकरी ढूंढने के लिए जो है लड़ाई करना, तो इस सब चीजों के साथ आप सालों से ट्रेन होकर आए हो। अब मुझे नई चीजें सिखानी है, मुझे इनोवेशन है। अब आपके बहुत बड़ा, मेरे बहुत से ऐसे स्टूडेंट भी होते हैं जो जल्दी उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं, उसको रिलेक्टेंट करते हैं, अरे पता नहीं क्या बातें कर रहे हैं, जल्दी जल्दी सिलेबस पढ़ाएं और खत्म करें। क्योंकि पूरे आप जितना भी आप जाते हैं उतना लगातार आपके दिमाग में ही, जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे पास कल भी मैसेज आया, अभी थोड़ी देर बाद फिर मैसेज आएगा, सर अभी जो आप पढ़ा रहे हैं उसकी PDF दे देंगे क्या। अभी आप ही पूछोगे, थोड़ी देर बाद आप ही पूछोगे, सर आप जो पढ़ा रहे हो उसकी PDF मुझे दे दोगे क्या। यानी पूरा एक PDF कल्चर जनरेट हो गया है,
राइट। पीडीएफ कल्चर मतलब कोई और नोट्स बनाएगा, मुझे बस खाली उसको पढ़ लेना है। दिस इज नॉट ए स्मार्ट मेथड। आपको शायद पता नहीं चल रहा है कि इसमें से एक दो चीजें निकल कर आती है। एक को हम लोग बोलते हैं एक्टिव स्टडी और एक को बोलते हैं पैसिव स्टडी। बहुत से वीडियो में बना चुका हूं, ठीक है। पैसिव स्टडी, हमारा स्टूडेंट जब ये हमें मिल जाता है ना, हम अपने सेंसेस को इन्वॉल्व ही नहीं करते, ना हम अपनी इमेजिनेशन को इन्वॉल्व करते हैं, ना हम जो अपने जो है वो मोटर एक्टिविटी को इन्वॉल्व करते हैं। तो हमारा माइंड जो गया होता है वो इंफॉर्मेशन आती है जाती है। तो हम क्या करते हैं, मोस्टली ऑफ द स्टूडेंट पैसिव स्टडी करते हैं। बहुत कम स्टूडेंट होते हैं या बहुत कम टीचर ऐसे होते हैं जो अपने स्टूडेंट्स को एक्टिव स्टडी करने के लिए प्रेरित करते हैं, उनको बताते हैं कि एक्टिव स्टडी अपने सेंसेस, अपने मोटर एक्टिविटी, अपने न्यूरॉन्स को कैसे एक्सजरेट करते हैं, कैसे उसको एक्टिव करते हैं। जो स्टूडेंट अपने टाइम का एक्टिव स्टडी कर लेता है, सेम टाइम में वो अपना आउटपुट ज्यादा निकाल लेता है। इसीलिए आपको पता होगा कि मैं इस कल्चर का बहुत विरोध करता हूं। मेरे जितने भी स्टूडेंट होंगे ये बात बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि ओजांग पीडीएफ जब कोई मांगता है तो उसको सबसे पहले तो मेरा खून थोड़ा सा बॉयल होने लगता है वहां पे। और आपने देखा होगा हमने एक नया कल्चर डेवलप किया, LWMI कल्चर। कितने स्टूडेंट इसके बारे में जानते हैं? लेस वर्ड मोर इंफॉर्मेशन बता रहा हूं ताकि आपको पूरी बात क्लियर हो जाए कि अब हम लोग जिस सेगमेंट में एंटर करेंगे वो वन ऑफ द टफेस्ट पार्ट हमारा एंटर होने जा रहा है। अब बहुत तेजी से हमारी चीजें मूवमेंट करने जा रही हैं और हम लोग इसमें जो है वो समझना बहुत जरूरी है। तो LWMI मेथड हम लोगों ने जो है वो क्या किया, डेवलप किया। यहां पे लेस वर्ड मोर इंफॉर्मेशन, इसमें हम एक्टिव रहते हैं। कई बच्चों ने उसको एक्सेप्ट किया, कई बच्चों ने टाइम लिया। लेकिन आज आप मुझे बताइए, जो लोग LWMI की प्रैक्टिस मेरे साथ करते रहे हैं उनको आप बताइए आज उनके नोट्स बनाने का तरीका बदला या नहीं बदला? आप मुझे बताएंगे क्या उनका इनोवेशन, उनका जो अपने नोट्स के साथ जो अटैचमेंट है वो बढ़ा या नहीं बढ़ा? नोट्स बनाना अब मजेदार लगने लगा या नहीं लगने लगा? इसके बाद मेरे स्टूडेंट ने डेवलप किया, हम लोगों ने एक नया मेथड डेवलप किया, नोट आर्ट। हमने नोट आर्ट मेथड डेवलप किया। आपने सुना भी नहीं होगा कई बच्चों ने कि नोट आर्ट क्या होता है, और एक से एक खूबसूरत। मैं आज अपने इंस्टाग्राम पे उनको शेयर कर रहा हूं, मैं मजबूर हूं क्योंकि उनका इनोवेशन, उनका जो क्रिएटिविटी देख के मैं आश्चर्य हो गया। और मैं हमेशा से, जब से मैं जो है वो टीचर रहा हूं, बॉर्न टीचर हूं, मैं शुरुआत से पढ़ाता रहा हूं, किसी भी रूप में पढ़ाता रहा हूं, मेरा हमेशा मानना है कि मेरे हर स्टूडेंट के अंदर स्पार्क है। जिसने ये कहा कि सर मैं बहुत फेलियर हूं, मैं कभी इस बात को मानता ही नहीं। बस मुझे ये पता होता है कि हमें अपने स्टूडेंट की उस पावर को इग्नाइट करना है। उसके अंदर बारूद है, उसको इग्नाइट करना है, वो अपने आप रॉकेट बन जाएगा, डेफिनेटली बन जाएगा। और मेरे बच्चों ने करके दिखाया। तो डेफिनेटली यहां पर आपको ये समझना पड़ेगा कि हम ये क्यों नवाचार कर रहे हैं, कॉन्सेप्टर बैच के पीछे पर्पस क्या है। अब इसमें मुझे टाइम मिलता है, 2 साल का ये बैच होता है, इसमें मुझे टाइम मिलता है, ठीक है। जब आप रिलेक्टेड, आपको ऐसा नहीं कि ओजांग ने आज कह दिया और आप उसको बर्दाश्त कर लोगे, तुरंत आज जाके चेंज कर दोगे। चेंज के हम सबसे बड़े विरोधी होते हैं। हमारा बिस्तर चेंज हो जाए, हमारा जो है वो फूड टाइमिंग चेंज हो जाए, हम डिस्टर्ब हो जाते हैं, तो फिर हम तो पूरी जिंदगी के स्किल्स को ही चेंज करने जा रहे हैं, राइट। तो इसमें जो क्या होता है कि इसमें बहुत से आपको एक टाइम टेकिंग प्रोसेस में इन्वॉल्व होना पड़ता है। इसीलिए मैं इसको डायरेक्टर्स बैच कहता हूं, इसको मैं अपना बैच कहता हूं, जहां पर मैं अपनी पूरी इनोवेशन को झोंक देता हूं। और इसमें कई बार बच्चों को हमें बात करनी होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी एक बच्चे ने मैसेज किया, सर रिवीजन नहीं हो पा रहा है, दोहराव नहीं हो पा रहा है। अब आप सोच के देखिए कि आप एक ऐसे बैच में जहां सिर्फ आपको सिलेबस पूरा कराया जाना है, ये प्रॉब्लम आपको भी है कि सर रिवीजन करने में दिक्कत हो रही है, टाइम लग रहा है, रिवीजन की सही मैथोलॉजी हमें नहीं पता चल रही। और आप आश्चर्य करेंगे, एक मैथोलॉजी नहीं हो सकती है। अगर यहां 5 लोग हैं तो उनके रिवीजन के मेथड बिल्कुल अलग हो सकते हैं। आपका रिवीजन मेथड और मेरा रिवीजन मेथड बिल्कुल अलग हो सकता है। बिल्कुल सही बात है ये, ठीक है। हम लेफ्ट ब्रेन को ज्यादा यूज करते हैं, राइट ब्रेन को ज्यादा यूज करते हैं। आपको उन दोनों के मेथड्स आपको बताने होंगे, राइट, कि मैं पिक्चोरियल फॉर्म में ज्यादा करता हूं या फैक्चुअल फॉर्म में ज्यादा करता हूं। तो देयर आर डिफरेंट मेथड्स। लेकिन हमें जब टीचर को तुम्हारे दिमाग के बारे में पता होगा तब तो वो तुम्हें बताएगा, राइट। जब उस पर रिसर्च उसकी होगी तब तो वो बात करेगा कि यस, दोनों लोगों का ब्रेन, हम लेफ्ट ब्रेन के हैं, हम राइट ब्रेन के हैं, हम न्यूमेरिक ज्यादा हैं या हम इमेजिनेटिव ज्यादा हैं, पिक्चोरियल ज्यादा हैं। मेरा नोट्स रिवीजन का मेथड उसके हिसाब से ही टर्न होना चाहिए। अब आप सोचिए कि अगर आप रिवीजन नहीं कर पाते हैं तो क्या होगा एग्जाम में? आपके क्वेश्चन मैक्सिमम गलत होंगे, और जब गलत हो जाएंगे तो आप प्री भी क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो नेगेटिव मार्किंग होती है। इसीलिए ये आपको स्किल सीखनी पड़ेगी। और ये कोई एक स्किल नहीं है बेटा। रिवीजन को हम समझते हैं जो पीछे नोट्स बनाए उसको हम दोहरा लेते हैं, नहीं। मैंने कहा ना कि आप लेफ्ट ब्रेन के हैं या राइट ब्रेन के हैं, आप न्यूमेरिक हैं या आप इमेजिनेटिव हैं, आप पिक्चोरियल हैं, आपके हिसाब से आपकी रिवीजन मैथोलॉजी चेक होगी, आपकी मैथोलॉजी रखी जाएगी। मिनिमम 5 मेथड्स तो आपको रिवीजन के मैं बता सकता हूं करने के लिए। अब आप सोचिए, और अगर आप अपनी पर्सनालिटी के हिसाब से उसको रिवीजन नहीं करेंगे तो रिवीजन एक बहुत नीरस और बहुत बोर हो जाएगा। और मैं अभी तक जितने बच्चों के टाइम टेबल देख चुका हूं, मैं हमेशा जानता हूं उसमें किसी में भी रिवीजन का टाइम नहीं होता। आप सुबह उठने से लेकर रात में सोने तक आप हर चीज का टाइम टेबल बनाते हैं। मैंने ज्यादातर बच्चों के टाइम टेबल में कभी रिवीजन के बारे में बात नहीं सुनी या बात नहीं देखी। सो दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट। आपको समझना पड़ेगा हम होलिस्टिक पिक्चर क्यों बना रहे हैं और क्यों हम जो है इसको आगे लेकर जा रहे हैं। सो दिस इज
ऑल अबाउट स्किल्स एंड सिलेबस, बोथ जो है वो जो पूरा होगा। और जब सिलेबस हम पूरा करते हैं तो सिलेबस में भी अब मैं आ रहा हूं कि हम वो चीज बहुत डेप्थ में जाकर पढ़ते हैं, क्योंकि आज की डेट में यूपीएससी का जो नेचर है सब्जेक्ट के हिसाब से वो बहुत बदल गया है। बार बार आप ये बात ध्यान रखिएगा, अभी जैसे हमारे यहाँ जो 2 आईएएस आए उनका इंटरव्यू हो, उसकी वीडियो में डालूंगा, वो बार बार आपसे एक ही बात कहेंगे कि आईएएस इज नॉट, दिस इज नॉट एग्जाम ऑफ सिलेक्शन। लोगों को लगता है यूपीएससी में सिलेक्शन ले लेगा, दिस इज एग्जाम ऑफ रिजेक्शन। ठीक है, वो आपको रिजेक्ट कर रहा है, आपको सेलेक्ट होकर दिखाना है। मतलब इतनी भीड़ है, इतने एम्बिशंस हैं, ठीक है, कि आप आदमी क्या सोच रहा है कि भाई वो यूपीएससी थ्रो कर रहा है, बाहर निकलो, और तुम्हें अपने आप को सेलेक्ट कराना है। तो यहां पर आपको सब्जेक्ट की डेप्थ जाननी पड़ेगी। यही सबसे बड़ा रीजन होता है। हमारे कई बच्चे जो पूरे टाइम निकाल देते हैं, साल 1.5 साल पढ़ लेते हैं, उसके बाद भी उनको लगता है कि यार हमारा आउटपुट क्लियर नहीं हुआ, फंडामेंटल्स हमारे क्लियर नहीं हुए। तो इसके बारे में हमें समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। सो दिस इज ऑल अबाउट जो है वो यहां पर हम जो है वो कॉन्सेप्ट को लेकर चल रहे हैं। अब हम चलते हैं, हम शुरू कर रहे हैं अपने ज्योग्राफी के कोर हिस्से को। राइट, हम यहां से ज्योग्राफी के कोर हिस्से को शुरू करने जा रहे हैं। मैं एज अ ज्योग्राफी टीचर और करंट अफेयर्स के साथ आपको इसको जोड़कर मैं यहां बताना शुरू करूंगा। सो सबसे पहले आज की जो हमारी क्लास होगी वो होगी हम ज्योग्राफी के सिलेबस को अच्छे से समझ सके। तो सबसे पहले कॉन्सेप्टर में आप समझें कि कॉन्सेप्टर में आपको क्या चीज मिलने जा रही है और मैं इस बार अपने सेगमेंट के साथ क्या चीज करने जा रहा हूं। राइट, तो सबसे पहले कॉन्सेप्टर याद रखिएगा, हर सब्जेक्ट के 2 पार्ट हैं, पार्ट 1 लेयर 1 एंड लेयर 2 एंड लेयर 2, जिसे हम लोग पार्ट 2 भी कहते हैं। राइट, यानी इसको लेवल 1 भी बोला जाता है, लेवल 1 एंड लेवल 2। मैं क्यों कर रहा हूं यह सब? मैं पिछले 1 महीने से किसी प्रोजेक्ट पे लगा हुआ था, किसी इनोवेशन पे लगा हुआ था। वो इनोवेशन समझना जरूरी है ताकि आपको कभी मेरे साथ कोई दिक्कत ना आए। कॉन्सेप्टर बैच में जो हम शुरू कर रहे हैं इस पर्टिकुलर सेगमेंट के साथ, कोर ज्योग्राफी के साथ हम शुरू कर रहे हैं, तो यहां पर आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए। लेवल 1 जो है वो हमारा बिल्कुल बेसिक से शुरू होता है, हम बिल्कुल ABCD से शुरू करते हैं और आगे तक चलते हैं। और इसमें इस बार मैंने सिलेबस में 30% इंक्रीज किया है। मैं अभी आपको सिलेबस दिखाऊंगा, 30% हमने इंक्रीज किया है, हम ऊपर तक 30% गए हैं। उसका रीजन क्या है? पिछले कुछ महीनों से मेरे बच्चे जो है वो मुझे मैसेज कर रहे थे कि सर जब हम मेंस में जाते हैं आप मुझे बताइएगा यस या नो, ओजांक हमेशा आपकी प्रॉब्लम पे काम करता है। मैंने आपसे कहा था ना, मैं पिछले कुछ दिनों से बहुत ज्यादा अभी प्रेशर में हूं और कुछ प्रिपरेशन कर रहा हूं और मैं बहुत ज्यादा अभी बिजी हूं। मैंने अपने बच्चों से कहा था कि अभी इस बीच में कोई मुझे मैसेज या अभी कॉल ना करें, मैं किसी प्रोजेक्ट में बिजी हूं। आप लोगों ने कहा यस सर हम आपके साथ हैं। ठीक है, मैं बड़ा लकी हूं कि मेरे ओजांकियन एक परिवार की तरह रहते हैं और हमेशा वो कंधे से कंधा मिलाकर चलते हैं। आखिर मैं वो किस प्रोजेक्ट में बिजी था ये समझना बहुत जरूरी है। आप जरा ध्यान से समझिएगा और जानिएगा कि मैं क्या करने जा रहा हूं और क्या नया इनोवेशन लेकर आया हूं। पिछले कुछ दिनों से मैं अपना जो है सर जिसे कहते हैं शुतुरमुर्ग की तरह जमीन में घुसाए क्या कर रहा था, वो आपको जानना बहुत जरूरी है। राइट, आप लोगों ने मुझसे एक बात कही, ये हमारा रहा बेसिक। आपको पता है कि मेरे पढ़ाने का स्टाइल क्या है, मैं बिल्कुल जो है उसको एक एक चीज को छील के दिखा देता हूं। लेकिन लेवल 2 क्या है आखिर? ठीक है, यानी सेकेंड ईयर, जब हम सेकेंड ईयर में जाएंगे आप, तो ये लेवल 2 क्या है बेसिकली ये समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। ये फर्स्ट ईयर में पहले साल जो है 1 साल आप जो है लेवल 1 कंप्लीट करेंगे। हमारे 5 फंडामेंटल सब्जेक्ट यानी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी एंड साइंस, ये इसको हम लोग फंडामेंटल सब्जेक्ट कहते हैं। ये सभी सब्जेक्ट का बेस होता है, तो हम पहले इनके बेसिस को क्लियर करेंगे। इसमें भी मैंने इस बार जो है वो काफी इनहेंस किया है, नई चीजों को जोड़ा है। अब आ जाते हैं लेवल 2 क्या है। लेवल 2 में आप मेरे सामने एक परेशानी आई, मेरे बच्चों ने क्वेश्चन पूछा कि सर आंसर राइटिंग, अब मुझे बताते जाना सर आंसर राइटिंग नहीं हो पा रही है, आंसर राइटिंग नहीं हो पा रही है, यस या नो मुझे बताना कि सर पढ़ तो लेते हैं सर आंसर नहीं लिख पा रहे हैं, सर पढ़ ले रहे हैं आंसर नहीं लिख पा रहे हैं, सर पढ़ ले रहे हैं आंसर नहीं लिख रहे हैं, या सर हमसे स्ट्रक्चर नहीं बन रहा है आंसर का, सर समझ में नहीं आ रहा है कि हम कंक्लूड कैसे करें, हम उसकी बॉडी में क्या डालें, यस या नो, ऐसा हुआ? ठीक है, अब ज्यादातर बच्चे आंसर जब लिखने पर आते हैं, ठीक है, तो जब आंसर राइटिंग हम करते हैं तो एक प्रॉब्लम आती है। जब हम मेंस की तैयारी कर रहे होते हैं तो आंसर राइटिंग करते समय में जब सेकंड ईयर आता है तो या तो हम मेंस की तैयारी कर रहे होते हैं प्लस हम आंसर राइटिंग करते हैं। यानी पहले हम मेंस का सिलेबस पूरा करते हैं, हम मेंस का सिलेबस पूरा करते हैं और फिर हम आंसर राइटिंग करते हैं। राइट, लेकिन इस बार मैंने एक इनोवेटिव मेथड तैयार किया है जहां पर मैं सिलेबस, यानी जब आप सेकेंड ईयर में आएंगे, मेंस का सिलेबस और प्लस उत्तर लेखन यानी आंसर राइटिंग
दोनों एक साथ मर्ज कर दूंगा, यानी उत्तर लेखन के तरीके में जो है वो मेंस का सिलेबस पूरा होगा। उल्टा, उत्तर लेखन की स्टाइल में यानी आंसर राइटिंग की स्टाइल में मुख्य परीक्षा का सिलेबस पूरा कराऊंगा। ठीक है, यानी दोनों काम, क्योंकि ये दोनों जब अलग अलग करते हैं तो ये क्या होता है, टाइम टेकिंग हो जाता है। ज्यादातर बच्चों का कोर्स ही नहीं पूरा हो जाता, वो कभी रिवीजन ही नहीं कर पाते। ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है। इस प्रोसेस में आप बहुत ज्यादा टाइम सेव कर ले जाएंगे, एंड टाइम इज एवरीथिंग, राइट, टाइम इज एवरीथिंग। तो यहां पर मैं काफी हद तक उस पूरे सिलेबस को महीनों से मैं रीस्ट्रक्चर कर रहा था, इसको बार बार जो है रीस्ट्रक्चर कर रहा था, इस एक एक पॉइंट को, सिलेबस के एक एक बिंदु को मैं इसको तोड़ तोड़ के कि इसमें क्या पॉसिबल क्वेश्चन बन सकते हैं कि, और क्योंकि ये दो अलग अलग डायमेंशन थे। ठीक है, आंसर राइटिंग एक अलग डायमेंशन है और मेंस का जो है सेगमेंट वो अलग डायमेंशन है। आप आंसर राइटिंग को बेस बनाते हुए मेंस के सिलेबस को कवर करना एक बहुत ही रिवर्स प्रोसेस था हमारे लिए। ठीक है, और एक एक पॉइंट, मतलब अगर सिलेबस में फर्स्ट पेपर में 80 टॉपिक्स दिए हो तो 80 को, उसमें 80 से कितने डायमेंशन क्रिएट हो सकते हैं, लगातार हम जो है वो डिग कर रहे थे। डिग करते करते फाइनली हम उस पर जो है वो सक्सेस हो गए, और अगला जो आपका लेवल होगा, लेवल 2, उसको हम इसी के साथ जाएंगे। राइट, चलिए, तो यहां पर रहा ये इनोवेशन आपको कॉन्सेप्ट में मिलेगा, यानी अब मैं बहुत बड़ा डायमेंशन क्रिएट करने जा रहा हूं। मैं अपने फंडामेंटल को फर्स्ट ईयर में कंप्लीट कर दूंगा, और सेकंड ईयर आपका पूरा का पूरा मतलब निचोड़ लेंगे मेरे साथ। आप सब्जेक्ट में जाएंगे, जीएस के चारों पेपर निचोड़ के हाथ में रख देंगे। आपको आंसर राइटिंग के लिए अलग से जो है वो टाइम निकालने की आवश्यकता नहीं रहेगी। आपको यह लगेगा कि मेरा जो है वो सिलेबस और मेरा कॉन्फिडेंस दोनों जो है वो बहुत ही जबरदस्त बिल्डअप हो रहा है। क्लियर है? तो क्योंकि बहुत सी प्रॉब्लम मेरे पास आ रही थी, बहुत से बच्चों की, सर आंसर नहीं लिख पाते, नहीं समझ में आ रहा कैसे लिखे, तो मुझे उसका सॉल्यूशन उनको देना था। तो निश्चिंत रहें, आपका ये सारी चीजें आपकी इसके साथ कवर होनी शुरू हो जाएंगी। राइट, तो यहां पर जो है एक्चुअली अगर आप बच्चों से मिलोगे भी तो आपको पता चलेगा कि ये एक ऐसा मंच है जहां आपकी प्रॉब्लम को सुना जाता है, और सिर्फ सुना नहीं जाता, उसका बहुत ही इनोवेटिव मेथड। ऐसा नहीं, हाँ बेटा हो जाएगा, कर लेंगे बेटा, समझ, ठीक है हो जाएगा, ये वाला नहीं होता यहां पे। अगर वहां पर कोई उसका सॉल्यूशन निकल आ जाएगा, थोड़ा टाइम लग सकता है, क्योंकि कोई भी नई चीज को करने में समय लगता है। हम भले चाहे उसमें समय ले, लेकिन वो चीज आपके सामने आती है और वो इनोवेशन आपको वहां पर देखने को मिलता है। तो इस वजह से आपको बहुत ज्यादा जो है वो क्या होता है, एक डायमेंशन आपको क्रिएट होती है। तो डेफिनेटली आपको ये लगेगा इस कॉन्सेप्टेड बैच के एंड में आप अपने सब्जेक्ट के साथ बहुत ज्यादा डायमेंशन, बहुत ज्यादा जो है वो आप इनोवेटिव होते चले जाओगे।